Today we will discuss common ion effect in the ionization of acids and bases. गर्ल्स, अगर हम अब तक का रिवाइज करें तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, व्हाट आर वीक एसिड्स एंड व्हाट आर वीक बेसिस, जिसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोलते हैं उनको? बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनकी जो आयनाइजेशन होती है एक्वस सॉल्यूशन की, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और यू कैन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड. ठीक है, वहाँ पे एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगी एंड द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन एंड दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड. लेकिन उसी के साथ मैंने आपको बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बेस में बारे में. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मींस वीक एसिड्स, वीक बेसिस, जिनकी आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती और उन केस में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है आयोनाइज्ड आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में. ठीक है, तो मतलब अगर हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वीक एसिड्स और वीक बेसिस की. इसी में अब हम स्टडी करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट. मैंने आपके साथ उस दिन भी डिस्कस किया था कि सपोज करो H2S है, ठीक है, विच इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि जब इसके एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है आयोनाइज्ड आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में एंड द रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन. तो ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन रहा है आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में. अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल H2S जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके सॉल्यूशन में अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देती हूँ जैसे HCl. अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रही हूँ HCl की, तो क्या होगा? कंप्लीट आयनाइजेशन होती है. आपके पास बन रहे हैं H+ और Cl-. अब क्या हुआ? H2S जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जब उसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज की. ठीक है, क्योंकि इसने क्या देने हैं? H+ और यहाँ भी H+ बन रहे हैं. नो डाउट वो वापस भी हो रहे हैं, बैक रिएक्शन भी दे रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इंक्रीजिंग. और ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ताकि जो चेंज हुआ वो ख़त्म हो जाए. तो यही है यहाँ पे कि मतलब क्या हो रहा है कि जब इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पहले ही कम है और जब आपने HCl डाला तो क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और सप्रेस हो जाएगी. आयनाइजेशन कब ज़्यादा होनी थी? जब आयंस बनने थे. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी और क्या बनेगा आपके पास? अनआयोनाइज्ड H2S. तो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि H2S विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl. जो आपको बता दिया कि क्यों सप्रेस होगी, बिकॉज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड H2S. तो आयनाइजेशन कम हो रही है, जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल. दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट. अब उसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और देखो, आप एक एग्जांपल हमने लिया CH3COH. वी नो CH3COH इज़ अ वीक एसिड. वीक एसिड है मतलब जब इसकी आयनाइजेशन हो रही है तो कंप्लीट नहीं हो रही है, एक इक्विलिब्रियम बन रहा है इसके एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, आयोनाइज्ड आयंस हैं और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल दोनों हैं उसमें. ठीक है, नॉट कंप्लीट आयंस, नॉट कंप्लीट अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल. कुछ आयंस हैं और कुछ मॉलिक्यूल भी हैं. लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है और अब अगर इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट CH3CONA, ठीक है, विच इज़ अ
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये कम्प्लीटली आयनाइज करेगा। तो जब ये आयनाइज कर रहा है तो ये क्या दे रहा है, CH3CO नेगेटिव। तो आप देख सकते हो CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी क्योंकि हम इसमें इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट को ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि इसकी आयनाइजेशन कंप्लीट है, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ली-चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो आयोनाइजेशन इसकी पहले ही कम थी और आपने उसको और कम कर दिया बाय एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट विच इज़ कंटेनिंग अ कॉमन आयन। क्योंकि जब इसको आप इसमें ऐड कर रहे हो तो आपके पास आयन्स नहीं बन रहे हैं बल्कि क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन इफेक्ट। सिमिलरली जैसे वीक बेस ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इक्विलिब्रियम बन रहा है आयन्स के बीच में और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन अब अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसकी आयनाइजेशन कम है उसमें एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे अमोनियम क्लोराइड डालती हूँ तो आपको पता है अमोनियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो पहले ही एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था जिसकी आयनाइजेशन लेस थी उसको आपने और सप्रेस कर दिया बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट containing a common ion and this is called common ion effect. So this suppression of ionization of weak acid or weak base on addition of strong electrolyte having a common ion to weak acid or base is called common ion effect. तो अब आपको क्लियर हो गया होना चाहिए कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि आपने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक एसिड और वीक बेस की जो कम है उसको और सप्रेस कर दिया बाय एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट कंटेनिंग ए कॉमन आयन उस एसिड और बेस में डाल के जिसकी पहले ही कम थी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उसको और सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इट शुड बी क्लियर टू यू। उसके बाद नेक्स्ट करना है अब आपने पीएच स्केल। गर्ल्स पीएच सबको पता है क्या होता है, बस फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे हम इसको। जब हम प्योर पानी की बात करते हैं तो आपको पता है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन और जो कितनी होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की इससे ज़्यादा हो जाती है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इससे कम हो जाती है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ये आपने याद रखना है। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा और वो इक्वल कितनी होती है 1 × 10⁻⁷। अगर 1 × 10⁻⁷ से कम हो जाती है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से ज़्यादा हो जाती है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। अगर इक्वल है तो वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल, जो प्योर वाटर होता है। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपको आइडिया देती है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। सोरेनसन ने सबसे पहले एक स्केल दिया फॉर एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन। तो यू कैन कॉल इट हाइड्रोजन आयन, यू कैन कॉल इट हाइड्रोनियम आयन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि हाइड्रोजन आयन H+ जो है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये पानी के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो पीएच जो सोरेनसन ने बोला वो उसने बोला कि दैट इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, जिसको मैं लिख सकती हूँ log of 1 हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। मतलब 298 केल्विन में फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁷। तो जब मैंने इसको यहाँ पुट किया तो पीएच कितना आ गया, 7। सिंपल मैथमेटिक्स आपने लगाया यहाँ पे। तो इसका मतलब प्योर पानी जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका पीएच होता है 7। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा हो जाए तो बेसिक हो जाता है, 7 से कम हो तो एसिडिक होता है। यहाँ पे है 10⁻⁷। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि अगर 7 की टर्म में बोलना है, पॉजिटिव की टर्म में बोलना है तो 7 से ज़्यादा, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। ठीक है, तो दिस इज 7। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट है
अगर पीएच आपका नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होता है गर्ल्स, तो पीओएच क्या बन जाएगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। जिस तरह से मैंने हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को पीएच की टर्म में बोला, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को मैं पीओएच की टर्म में बोलूँगी। इसका मतलब अब आपको पता है KW विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन एट 298 केल्विन कितनी होती है, 1 × 10⁻14, ठीक है। तो अगर मैं सबका लॉग लेती हूँ यहाँ पे, तो लॉग आपको पता है मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 10⁻14। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू -14, ठीक है। ये -14 हो गया। अब अगर मैं इनमें सब में माइनस लेती हूँ यहाँ पे, और तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ KW इज PKW माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम इज PH माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड इज POH एंड दैट इज इक्वल टू 14। तो ये याद रखनी है आपने इक्वेशन, दैट इज PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH इक्वल टू 14 फॉर न्यूट्रल वाटर, दैट इज प्योर वाटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिंपल कुछ नहीं किया, जिस तरह से आपने पीएच को हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन की टर्म में बोला, ठीक है, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, उस तरह से पीओएच माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। आयनिक प्रोडक्ट पानी का होता है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और वो कितनी होती है 1 × 10⁻14। सबका लॉग लिया, उसके बाद माइनस माइनस करा सबको, तो ये आपके पास बन गया 14 और ये हो गया PKW, दिस इज PH, दिस इज POH इक्वल टू 14, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीएच, जो आपने पहले भी पढ़ा है और अब आपको ये दोबारा से करवा दिया, व्हाट इज़ पीएच, व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो करना है हमने गर्ल्स, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, वैसे तो आपको पता ही है हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है। सिंपल सी टर्म्स में हम इस तरह से बोलते हैं कि सॉल्ट को जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हो तो उसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट व्हेन ए सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ठीक है। लेकिन अब इसको अपने डिटेल में पढ़ना है कि क्या होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कैसे होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, क्योंकि सॉल्ट कम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस से बनते हैं, ठीक है। और एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, तो उस बेस पे अब करना है आपने। अब आपको पता है प्योर वाटर बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स टू स्मॉल एक्सटेंट, सबको पता है। जब यानी डबल एरो लगा दिया मतलब एक रिवर्सिबल बना दी, तो वो खुद बता रहा है कि इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब मैं पानी में कोई सॉल्ट डालती हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलूँगी मैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। बट व्हेन सम सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो आपको पता है सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा केटाइन और एनाइन में। सॉल्ट Ba डिसोशिएट्स केटाइन B प्लस एनाइन E नेगेटिव, ठीक है। बट व्हेन सम सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू केटाइन एंड एनाइन। अब क्या होगा कि जो सॉल्ट का केटाइन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एनाइन के साथ, OH नेगेटिव के साथ, और क्या बनेगा BOH, जो कि एक वीक बेस बनेगा। एनाइन जो A नेगेटिव है वो इंटरेक्ट करेगा H प्लस के साथ और क्या बनाएगा HA, जो कि क्या बनेगा वीक एसिड। इसका मतलब क्या हो गया कि जब केटाइन B प्लस इंटरेक्ट कर रहा है OH नेगेटिव के साथ, तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज, एंड हेंस H प्लस की इंक्रीज। तो दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है। और इसी को इस तरह से देख सकते हैं आप कि जब एनाइन A नेगेटिव H प्लस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो H प्लस की डिक्रीज कर रही है और OH नेगेटिव की इंक्रीज, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक या एल्केलाइन, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपल से आपको ये बताया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का कि प्योर पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें इक्विलिब्रियम बनता है वाटर और H प्लस और OH नेगेटिव आयन के बीच में। लेकिन जब किसी सॉल्ट को मैं पानी में डालती हूँ, जिसको मैं हाइड्रोलिसिस बोलती हूँ, तो जो केटाइन है वो सॉल्ट है वो केटाइन और एनाइन में डिसोशिएट करेगा। अब जो केटाइन है वो ऑब्वियस है इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो एनाइन है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो HA बन गया और BOH बन गया।
ये वीक बेस बन गया, ये वीक एसिड। और ये आपने पता ही है आपको कि जब कैटाइन B+ के साथ B+ OH नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाएगी और H+ की इंक्रीज, सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। जब A नेगेटिव H+ के साथ कंबाइन कर रहा है तो H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, OH नेगेटिव की इंक्रीज, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक, बेसिक या एल्केलाइन। ठीक है, तो ये हो गई हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो ये जो इंटरेक्शन है कैटाइन और एनाइन की, सॉल्ट के कैटाइन और एनाइन की विद H+ एंड OH नेगेटिव जो पानी ने दिए हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब हो गया कि जो सॉल्ट के कैटाइन और एनाइन हैं उनकी जो इंटरेक्शन हो रही है पानी के H+ के साथ या OH नेगेटिव के साथ, ताकि सॉल्यूशन एसिडिक, एल्केलाइन या इवन न्यूट्रल बने, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो दैट इज द फिनोमिनन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन ऑफ द सॉल्ट with H+ and OH negative furnished by water to produce either acidic, alkaline or even neutral solution is called salt hydrolysis। यहाँ पे आप alkaline word यूज़ कर रहे हो क्योंकि जो बेसिस, हम बेसिस देख रहे हैं, अगर जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। ठीक है, मतलब बोलने का है कि नॉट ऑल बेसिस आर वाटर सॉल्युबल, कोई भी जो OH नेगेटिव दे उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो पानी में सॉल्युबल है उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। अच्छा, अब ये इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो कि जो हाइड्रोलिसिस है दैट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाइड्रोलिसिस में फॉर्मेशन होती है H+ और OH नेगेटिव की, जो आपने अभी देखी थी यहाँ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में H+ और OH आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब वहाँ डिसअपियरेंस होती है H+ और OH नेगेटिव की, क्योंकि वहाँ पे H+ और OH नेगेटिव जो एसिड ने दिए और बेस ने दिए वो आपस में कंबाइन करके पानी बना देंगे विच इज़ अनआयोनाइज्ड इस केस में। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहले आज जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बड़े ध्यान से देखना है आपने इसको। जब मैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बोल रही हूँ, जैसे NaCl, NaNO3, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, ये कैसे सॉल्ट हैं, दे आर द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बन रहे हैं वो ये हैं। उनके एग्जाम्पल देखने हैं हमने, उनकी हाइड्रोलिसिस देखनी है। अब ये सॉल्ट्स, इस टाइप के सॉल्ट जो हैं विच आर द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट इंटरैक्ट विद वाटर एंड हैंस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो अब ये देखना, ध्यान से देखना है आपने और समझना है इसको कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं विच आर द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो पानी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। इसका मतलब वो हाइड्रोलिसिस नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब इनके एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, न्यूट्रल, क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर लिया जो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे वो या तो H+ के साथ रिएक्ट कर जाएंगे या OH नेगेटिव के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग एसिडिक बनेगा सॉल्यूशन या एल्केलाइन। लेकिन ये जो सॉल्ट्स हैं ये पानी की रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स सॉल्यूशन कैसा बनेगा, न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल NaCl, सिंपल सा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, विच इज़ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। आपको पता है NaCl कैसे बनता है, जब NaOH और HCl आपस में मिक्स करेंगे। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और अब आपको ये भी पता है क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज करते हैं, तो ये भी क्या करेगा, कम्प्लीटली आयोनाइज करेगा, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl कम्प्लीटली आयोनाइज करेगा Na+ और Cl- को। लेकिन पानी जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी डिसोसिएशन जब होगी तो इक्विलिब्रियम बनेगा H+ और OH नेगेटिव और वाटर के बीच में। ठीक है, लेकिन चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे HCl ले लो,
कंप्लीट आयनाइजेशन होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसका मतलब Na प्लस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन नहीं करेगा पानी के। सिमिलरली HCl में भी जो Cl नेगेटिव है वो इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो जब कंबाइन ही नहीं कर रहा है तो ना H प्लस की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, ना घट रही है, ना OH की बढ़ रही है, ना घट रही है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव एंड द सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल। तो दोबारा से सुन लो आप, NaCl विच इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस HCl NaOH, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज करते हैं, लेकिन जो पानी है वो H प्लस और OH नेगेटिव इनकम्प्लीट देता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज कर रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इस केस में, Na प्लस अलग हो रहे हैं, OH नेगेटिव अलग हो रही है, तो इस केस में इसका Na प्लस इसके OH नेगेटिव के साथ कंबाइन नहीं करेगा। सिमिलरली इसका Cl नेगेटिव पानी के H प्लस के साथ कंबाइन नहीं करेगा। दैट मीन्स पानी में जो H प्लस और OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन है that will remain same. There is no change in concentration of H plus and OH negative and the solution remains neutral, क्योंकि H plus concentration is equal to OH negative। वही आपको बताया है कि जब H plus की इक्वल हो OH नेगेटिव से तो सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल। जब H प्लस की ज़्यादा हो जाए तो एसिडिक बनता है, और जब H प्लस की कम हो मतलब OH की ज़्यादा हो तो एल्केलाइन बनता है। लेकिन इस केस में दोनों इक्वल हैं, इसलिए क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ पे आपने ये देखा कि जो सॉल्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के, उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, राइट। और उनके जो एक्वस सॉल्यूशन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेसिस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थैंक यू।